साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लास में। आज हमारी 21वीं क्लास होने वाली है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की। इसमें हम देख रहे हैं राजस्थान का नगरीय विकास एवं नगर योजना, है ना। और इसके अंदर जो है हमने धारा आज पढ़ेंगे 184 से 193 तक। इससे पहले की धारा हमने कंप्लीट कर ली है। जो भी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कर देना। हम थोड़ा रिविजन देख लेते हैं। मेरे को कमेंट मिला था, मुझे कमेंट बॉक्स में देखने को मिला था कि आप लोग को ये क्लासें जो है फास्ट लग रही है, तो मुझे बता देना, मैं और थोड़ा स्लो करा दूंगा। मेरे हिसाब से नॉर्मल चल रही है सारी चीजें, क्योंकि मैं इसलिए करा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ जल्दी से अपना जो है कोर्स कंप्लीट हो जाए एक बार। और कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम जो है इसकी रिवीजन क्लासें, और आपको ये धारा याद भी करानी है, तो ये बहुत सारी चीजें हम करेंगे। क्योंकि एक बार गो थ्रू हो जाए इन सभी चीजों से इजी लैंग्वेज में, तो उसके बाद जो है हमारे को इजी रहेगा याद करने के लिए, ठीक है। और आप लोग उपधारा और उसकी टेंशन मत लो, सारी चीजें मैं करा दूंगा, इंपॉर्टेंट सब करा दूंगा, ठीक है। आप ये कोर्स बेचने के चक्कर में लोग उपधाराएं फलाना ढिमका ये सारी चीजें पता नहीं कौन से नियम उपविधियां सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है दोस्तों। सिलेबस में जो है वही चीज पढ़ेंगे। अब रही उपधाराओं की बात, उपधाराएं सारी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे हमारे संविधान है, संविधान में मूल अनुच्छेद मूल अधिकार है, तो उसके अंदर जो जो उपधारा है सारी थोड़ी ना इंपॉर्टेंट है। मतलब जो अनुच्छेद जैसे मान लो 14 हो गया, अब 14B 14C 14 जो सी है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट थोड़ी होते हैं। केवल हमें अनुच्छेद 14 याद रखना होता है और उससे रिलेटेड सारी चीजें आती है। एग्जाम में कितने पूछ लिए उपधाराएं, जो अनुच्छेद हैं वो कितने पूछ लिए, उपधाराएं भी कितनी नहीं पूछी है ना, अभी देखा होगा आपने पिछला एग्जाम। तो आप भरोसा रखिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें सब करा दूंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब जिनके कोर्स नहीं दिख रहे ना, वो अब बच्चों को कैसे तो मोटिवेट करें, है ना, कि हमारा कोर्स लो, देखो हम ये अलग चीज करा रहे हैं। तो अगर आपको भरोसा है तो आप जुड़े रहिए, नहीं है तो आप बिल्कुल कोर्स खरीद सकते हैं। आपके पास पैसे हैं तो आप बिल्कुल खरीदिए, मैं उस चीज के लिए आपको नहीं रोकूंगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं 183 से 193। उससे पहले एक बार हम रिवीजन देख लेते हैं। ये आपको पता है, ये जो अध्याय है नगरीय विकास और नगर योजना, ये धारा 159 से लेकर 199 तक है, ठीक है। तो 159 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 159 में लिखा हुआ था, मैंने बताया था, नागरिक सर्वेक्षण, नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर योजना से संबंधित जिस प्रकार की योजना है मास्टर योजना उससे संबंधित लिखा हुआ है, ठीक है। धारा 160 में क्या लिखा हुआ है, धारा 160 में लिखा हुआ है दोस्तों इसकी मंजूरी की प्रक्रिया। धारा 161 में लिखा हुआ परिवर्तन की तारीख, जो इसको लागू करने की तारीख, किसको लागू करने की, मास्टर योजना को, परिवर्तन तारीख। धारा 162 में लिखा हुआ है, इसमें जो है कोई परिवर्तन किया जाना है, उससे रिलेटेड चीजें लिखी हुई है। धारा 163 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, धारा 163 में लिखा हुआ है, धारा 163 में लिखा हुआ है कि जो ये लागू की जाएगी, तो लागू करने की जो भी कार्यवाही रहेगी उसके बारे में लिखा हुआ है धारा 163 में। धारा 164, देखो मेरे को याद हो रही है ना, इसी तरह से आपको भी याद हो जाएगी। मैंने भी आप ही के साथ शुरू किया है। याद कैसे हो रही है, आपको रिवीजन करना है बस, और कुछ नहीं करना है। भरोसा रखिए सब चीजें हो जाएंगी क्लियर। और अभी मैं सोच रहा था कि धारा 199 तक जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी, तो हम 1 से लेकर धारा 199 तक की जो है 3 या 2 या 3 क्लासों में हम चलाएंगे दोस्तों मैराथन चलाएंगे। और मैराथन से क्या है कि आपको एक साथ सारी चीजें हो जाएंगी और आपको याद भी हो जाएगा। और यहाँ तक की सारी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इसकी मैंने अभी तक पीडीएफ नहीं डाली है, धारा 159 से लेकर अभी तक की मैंने पीडीएफ नहीं डाली, इससे पहले की मैंने डाल दी सारी, ठीक है। इसलिए डाली क्योंकि ये एक साथ डालूंगा मैं, और एक साथ जब डालूंगा तो इसका पासवर्ड भी मैं आपको बताऊंगा। क्लास रेगुलर रखिए, जो रेगुलर क्लास रखेगा केवल उनको ही पासवर्ड मिलेगा, ठीक है। जब मैराथन अपन चलाएंगे तो आप देखना कि आपको पता चलेगा कि जब दूसरी बार जब आप क्लास देख रहे हैं तो आपको कितनी सारी चीजें याद हो रही है इजी लैंग्वेज, ठीक है। मतलब धाराएं कुछ नहीं है, आप टेंशन मतलब इस चीज की, ठीक है। हाँ, धारा 163 कार्यवाही, धारा 164 क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि नगर पालिका से ये एक्ट लागू होने से पहले जो भी योजनाएं थी वो इसी के अधीन समझी जाएंगी, इसी के अधीन पूर्व की योजनाएं। मतलब ये एक्ट लागू 2009 में हुआ था, उससे पहले जो भी योजनाएं लागू थी तो वो इसी एक्ट के अधीन समझी जाएंगी, ठीक है। धारा 165, धारा 165 क्या कहती है दोस्तों, धारा 165 कहती है कि जो है विकास
जो है जो भी मास्टर विकास योजना है इनका पुनरीक्षण किया जाएगा। पुनरीक्षण मतलब एक बार दोबारा से उनको लगता है तो उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। ठीक है। धारा 166 कहती है विकास क्षेत्रों की घोषणा है, विकास क्षेत्रों की घोषणा। ठीक है, ध्यान है ना आप लोगों को, विकास क्षेत्रों की घोषणा धारा 166 कहती है। धारा 167 क्या कहती है, विकास क्षेत्र की जब घोषणा हो गई है तो अप्राधिकृत जो भी विकास है, अप्राधिकृत मतलब जो अवैध, जो मतलब जिनके लिए नियम नहीं है, जो अवैध हैं, अप्राधिकृत जो निर्माण है उनको रोकना, मतलब अप्राधिकृत विकास नहीं होगा, ऐसे मान लो इसको, है ना। 167 में लिखा हुआ है। 168 में क्या लिखा हुआ है, 168 में लिखा हुआ है दोस्तों अप्राधिकृत विकास। जब विकास अप्राधिकृत जो कर लिया जाता है निर्माण, उसको हटाने से संबंधित है। जिन्होंने भी मेरी क्लास देखी है उसको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धारा 169 संबंधित है अप्राधिकृत विकास को रोकना। हटाने की बात 168 में और रोकने की बात 169 में है। 170 में क्या है, ये भी देखो, अपराधिकृत विकास, अस्थायी निर्माण, मतलब अस्थायी जो होता है ना, अस्थायी अतिक्रमण या अस्थायी निर्माण, इसको हटाना। देखो 159 से 170 तक तो यहाँ कंप्लीट ही हो चुकी है। अब हम देखते हैं, एक बार ऊपर देख लेते हैं, जगह कम है तो अपने पास। मैं चाहता हूँ एक ही पेज में सारी चीजें हो जाए हमारे। ठीक है। 171 में क्या लिखा हुआ है, 171 में लिखा हुआ है दोस्तों, हाँ लिख लेते हैं। 171 में लिखा हुआ है जो सब डिवीजन है, उपविभाजन, सब डिवीजन मतलब उपविभाजन, उपविभाजन है ना, पुनर्गठन और निजी मार्ग से संबंधित। ये देखो क्लिक है, ये जो टर्म्स है ना ये क्लिक हो जाएगी धारा, इसमें ये लिखा हुआ, फिर आपको याद आ जाएगा अच्छा इसमें ये सारी चीजें लिखी हुई है कि कोई अपने जो उपविभाजन वगैरह करता है तो उसमें लिए रास्ता निकाल सकता है, निजी मार्ग होता है। आपको ये क्लिक हो जाएगा कि धारा 168 में अपराधिकृत विकास को हटाने की बात की गई है, मतलब उसको हटाएंगे, अगर वो नहीं हटाता है तो उस पर जुर्माना लगेगा, नोटिस दिया जाएगा उसको, ये सारी चीजें क्लिक हो जाएगी अपना आप। ठीक है, आपको केवल ये चीजें ध्यान रखनी है। 172 में क्या लिखा हुआ है, 172 में लिखा हुआ है कि धारा 168 से लेकर धारा 171 तक जो भी नगर पालिका का खर्चा होता है इसको लागू कराने के लिए, इस धाराओं को लागू कराने के लिए, मान लो प्राधिकृत विकास को वो स्वामी नहीं हटा रहा है तो हमें ही हटाना है, तो उसमें जो भी खर्चा होगा तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो नगर पालिका जो है, अगर उसका नगर पालिका कोई खर्चा होता है तो वो भूखंड स्वामी से ही वसूला जाएगा। तो 172 में ये लिखा हुआ है। 173 में क्या लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट और स्कीम बनाने की बात की गई है, प्रोजेक्ट और स्कीम, है ना, कोई भी नया प्रोजेक्ट या स्कीम बनाने की बात की गई है। 173 में क्या लिखा है, प्रोजेक्ट और स्कीम की क्या की गई है, मंजूरी। ठीक है, 174 ही है ना। 175 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 175 में लिखा हुआ है आपके, 175 में क्या लिखा हुआ है, देखो एक दो जैसे मैं भी भूल जाता हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ क्लिक जल्दी से देख लेता हूँ, तो फिर क्या एक देख लेता हूँ तो फिर मुझे आगे की ओर याद आ जाती है। ठीक है, 175 में क्या लिखा हुआ है, पुनर्विकास स्कीम, पुनर्विकास स्कीम के बारे में बताया हुआ है। पुनर्विकास स्कीम के बारे में इसमें बताया हुआ है कि जो है अगर किसी जगह जर्जर अवस्था में मकान है तो उनको जो है दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। 176 में लिखा हुआ है परियोजना का अनुमोदन। ठीक है, 177 में क्या लिखा हुआ है कि अगर योजना लागू नहीं होती है 2 साल के भीतर भीतर तो वो क्या हो जाएगी, व्यपगत हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। ठीक है, ये योजना अगर लागू नहीं होती है तो वो योजना क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें किसमें लिखी हुई है, 100, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 100 व्यपगत, और ये वाली जो चीज है ना ये लिखी हुई है दोस्तों 178 में। 177 में क्या लिखा हुआ है, 177 में लिखा हुआ है कि जो भूमि पर उपयोग है, भूमि उपयोग है उस पर रोक लगाने की बात की गई है। अगर कोई अपराधिकृत भूमि का उपयोग करता है, भूमि उपयोग पर रोक, ये रिवीजन हो रहा है, हाँ टेंशन मतलब रिवीजन हम डेली करेंगे। भूमि उपयोग पर रोक मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि देखो अब हम पहुंच चुके हैं 184 धारा पर, तो एक बार सारी चीजें रिकॉल हो जाएगी। धारा 178 में ये लिखा हुआ है कि लैप्स हो जाएगी, धारा 170 में लिखा हुआ है भूमि उपयोग पर रोक। ठीक है, आगे देखें एक बार।
धारा 179, धारा 179 में लिखा हुआ है उपांतरण या बदलाव। उपांतरण या बदलाव मतलब स्कीम वगैरह प्रोजेक्ट में जो है बदलाव की बात की जाती है, परिवर्तन की बात की जाती है, वो धारा 179 की लिखा हुआ है। ठीक है। और धारा 180 कहती है कि राज्य सरकार की शक्ति है, राज्य सरकार चाहे तो किसी जगह के लिए नगर पालिका से अपेक्षा कर सकती है कि जो है राज्य सरकार स्कीम नगर पालिका से बनवा सकती है, राज्य सरकार की शक्ति है। धारा 181 क्या कहती है? धारा 181 व्यावर्तियों से संबंधित है। मैंने आपको बताया था व्यावर्तियां क्या होती है। धारा 182 जो है आपके किससे संबंधित है? जो लैंड यूज चेंज है, भूमि उपयोग पर निर्बंधन। भूमि उपयोग पर निर्बंधन, निर्बंधन मतलब रोक। नियम के अनुसार अगर कोई आवासीय का व्यवसाय, वो आप जो है पिछली क्लास में देख सकते हैं। तो धारा 183 कहती है दोस्तों बहिर्गत सॉरी बहिर्गत भवन 236 में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है नियमित लाइन, है ना, नियमित लाइन। ये ना जो है एक जो मुख्य सड़क होगी उसकी नियमित लाइन होगी, अगर उसके अंदर कोई निर्माण करता है तो वो उसके लिए ऊपर जुर्माना लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो 183 तक हमने एक बार रिवीजन कर लिया है। अब देखते हैं धारा 184। आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। धारा 184 क्या कहती है? भूमिगत उपयोगिताओं हेतु राज्य सरकार के मार्ग अधिकार से संबंधित है। भूमिगत उपयोगिताओं का क्या मतलब हो गया? भूमिगत उपयोगिताओं मतलब हो गया जैसे आपकी ये सड़क है, मुख्य सड़क है। भूमिगत मतलब भूमि के अंदर, जमीन के अंदर, जैसे गैस पाइपलाइन जाती है ना, भूमि के अंदर खोद के जो है लाइन जाती है सड़क के नीचे। ठीक है, या सीवरेज जाती है, गैस पाइपलाइन जाती है, पेट्रोल की लाइन जाती है। भूमिगत उपयोगिताओं हेतु मतलब इस जो ये सड़क है तो इसके नीचे से जो भी सारी चीजें जा रही है, तो राज्य सरकार का ये जो सड़क है, राज्य सरकार की ये सड़क है। ठीक है, नगर पालिका की सड़क नहीं है, लेकिन इसके नीचे से जो ये सारी सुविधाएं जा रही है लोगों के लिए, जनता के लिए, उससे संबंधित है धारा 184। तो इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई है वो देखो कि राज्य सरकार विभिन्न लोक उपयोगिताओं के लिए, जो भी लोगों के पेट्रोल की लाइन हो गई या अन्य और किसी तरह पानी की पाइपलाइन हो गई, ठीक है, ये सीवरेज हो गई, ये सारी चीजें हैं तो नगर पालिका क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी मार्गों की अधोमृदा में मार्ग निर्माण के अधिकार से संबंधित है। अधोमृदा मतलब भूमि के नीचे। नगर पालिका द्वारा अगर मंजूरी दी जाती है, मान लो आपको गैस जो है सीवरेज डालनी है, पानी की पाइपलाइन डालनी है, उसके लिए चाहे वो राज्य सरकार की सड़क है या राज्य सरकार की भूमि, आपको नगर पालिका से उसकी क्या लेनी पड़ेगी? मंजूरी लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी कि सर हम जो है यहाँ से सीवरेज का कनेक्शन कर रहे हैं, पानी का कनेक्शन कर रहे हैं, तो हमें जो है ये जगह खोदनी है, खोदनी है, गड्ढा करना है, उसके लिए अनुमति लेनी होती है। ध्यान रखना, गड्ढा खोदने के लिए भी आपको अनुमति लेनी होती है। अनुमति के लिए जो आवेदन करना होता है उसमें जो भी फीस वगैरह जो जमा होती है वो जमा होगी। अगर कोई नक्शा है तो नक्शा जमा होगा। ठीक है, कार्य निष्पादन की समय सीमा निर्धारित की जाएगी, मतलब आपको बोला जाएगा 10 से 11 दिन या 12 दिन में जो है इस काम को आपको करना है, और ये टाइम डिसाइड कर दिया जाएगा। अगर आप उसको लेट हो जाते हो तो उस पर पेनल्टी भी लगेगी। मान लो आपके 15 दिन हो गए तो ये जो 3-4 दिन है वो पेनल्टी के रूप में आपसे वसूले जाएंगे। और अन्य विभाग की संपत्ति में हुए नुकसान की भरपाई के संदर्भ में नगर पालिका की शक्ति निर्धारित कर सकती है। मान लो आपने जो है गड्ढा वड्ढा खोद रहे हो और पता चला कि बगल वाले के जो है नुकसान हो गया, तो फिर क्या होगा दोस्तों? बगल वाले के नुकसान होने से क्या होगा कि आप जो है उसकी जो क्या करेंगे, पेनल्टी वगैरह या उसकी जो है क्षतिपूर्ति उस बगल वाले जो है भवन उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, ये धारा 184 में लिखा हुआ है। भूमिगत उपयोगिता मतलब जो अंडरग्राउंड जो केबल होती है, लाइंस होती है, आजकल तो क्या है कि जो बिजली की तारें वो भी अंडरग्राउंड कर दी गई है। ठीक है, और आपको जैसे नल कनेक्शन चाहिए, सारी जो भी चीजें भूमि के अंदर हो सकती है, सीवरेज, जल मतलब आपके पानी की पाइपलाइन, है ना, और गैस का कनेक्शन होता है, आजकल अंडरग्राउंड भी आती है। ठीक है, और पेट्रोल की लाइन हो गई, पेट्रोलियम लाइन हो गई, हालांकि हमें हमारे सीधे वो डिपो में जाती है, लेकिन फिर भी जो है ये मैं आपको समझाने के तौर पे बता रहा हूँ। सीवरेज कनेक्शन हो गया, है ना, इंटरनेट की केबल भी पहले वही चलती थी, बीएसएनएल का देखा नहीं आपने, कट जाती थी जब भी जेसीबी खुदाई करती थी तो इंटरनेट बाधित हो जाता है पूरे क्षेत्र में। तो इस तरह से जो भी लोगों की सुविधाओं के लिए जो भी सारे काम किए हुए हैं अंडरग्राउंड, तो वो सारी सुविधाएं जो है 184 के अंदर दी हुई है। शक्ति नगर पालिका की आपको परमिशन लेनी होगी।
धारा 185 भी इसी से संबंधित है कि भूमिगत उपयोगिताओं के नक्शे से संबंधित है। मान लो ये मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क से यहाँ पे ये पानी की पाइपलाइन जा रही है, ठीक है, ये आपकी केबल जा रही है, ठीक है, ये आपकी लाइट बिजली की जा रही है, ये गैस की लाइन जा रही है ना। तो इनके क्या होगा, नक्शा होगा कि ये कहाँ कहाँ से होके जा रही है, कौन कौन से मार्ग से होके जा रही है। इसका क्या होता है दोस्तों, एक नक्शा होता है। क्या होता है दोस्तों, एक नक्शा होता है। तो जब ये नक्शा जो है क्या होगा, नगर पालिका, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका क्षेत्र में समस्त भूमिगत उपयोगिताओं के संपूर्ण पर्यवेक्षण और नक्शे तैयार करवाएगा। क्या करवाएगा, इनके नक्शे तैयार करवाएगा कि कहाँ से कौन सी चीज जा रही है। और आरटीआई सूचना का जो अधिकार है, इससे संबंधित किसी भी विधि के उपबंधों के अनुरूप उसकी गोपनीयता सुनिश्चित करेगा। इसका क्या मतलब हो गया, मतलब ये जो नक्शा जो तैयार किया जाएगा अंडरग्राउंड जो लाइन का या जो भी है, इसको जो है आरटीआई के अंदर, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, इसके अंतर्गत नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि आपने जो आरटीआई लगा दी कि आप हमें जो है इस नगर पालिका क्षेत्र में जो भी अंडरग्राउंड भूमिगत उपयोगिता उसके नक्शे हमें प्रोवाइड करवाओ, ताकि हम देखें इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो हम जो है इसमें सारी चीजें कर सकें। तो वो नक्शे उपलब्ध नहीं करवाएगा, नहीं करवाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं करवाएगा। क्यों, क्योंकि इसका मिसयूज हो सकता है। मिसयूज कैसे मिसयूज हो सकता है, मान लो वो नक्शे किसी असामाजिक तत्व के हाथ में पड़ गए, वो नक्शे किसी असामाजिक तत्व के हाथ में पड़ गए और उसने जो है वो रोड खोद दी और वहां से जो है मतलब गैस यूज कर दी या फिर कुछ भी इस तरह का जो मानवीय जो है मानव के लिए एक तरह से बोले तो हम दुर्घटना का कारण बन सकती होती है। मान लो कोई आतंकवादी संगठन के आग पड़ गई कि गैस पाइपलाइन यहाँ से जा रही है, उसमें लगा दी आग और पूरी की पूरी जो है लाइन ही ब्लास्ट हो। इसलिए ये सारी चीजें गोपनीयता सुनिश्चित की गई है। ये 185 में लिखा हुआ है। धारा 185 कहती है कि भूमिगत उपयोगिता से संबंधित नक्शे आरटीआई में नहीं दिए जा सकते, आरटीआई में नहीं दिए जा सकते। ठीक है, तो ये है 185। अब बताओ, मैं इतना इजी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, इतना इजी तरीके से और इतना आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, है ना। पिछली बार आपने कमेंट किए थे कि मैंने जब पूछा था कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों ने, काफी लोगों ने कमेंट किए थे, तो अच्छा लगा काफी। भी बहुत दूर करौली, धौलपुर और चित्तौड़गढ़, इधर जोधपुर, सब जगह से जो है क्लासें देखी जा रही है और अच्छी भी लग रही है उन लोगों को। तो काफी अच्छी बात है आप लोगों के लिए भी कि उन लोगों का विश्वास है और मेरे लिए भी है कि मैं मेहनत जो कर रहा हूँ वो लोगों को पसंद आ रही है। आप लोग अभी ये बताना समझ में कि यार क्लास नॉर्मल सही चल रही है या कुछ और चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, धारा 186, धारा 186 देखो, ये कहती है कि केंद्र या राज्य सरकार से संबंधित मार्गों के संबंध में जो राष्ट्रीय केंद्र सरकार के हैं, जो एनएच हाईवे हैं या स्टेट हाईवे हैं, उनसे संबंधित जो भी मार्ग हैं, उनके भूमिगत उपयोग की आज्ञा बिना राज्य सरकार या केंद्र सरकार की मंजूरी के नहीं दी जा सकती। अब इनके जो हाईवे हैं, नेशनल हाईवे हैं या स्टेट हाईवे हैं, इन पर अगर किसी चीज की मंजूरी देनी है तो नगर पालिका खुद नहीं दे सकती। नगर पालिका क्या करेगी, केंद्र सरकार को लेटर लिखेगी या राज्य सरकार को लेटर लिखेगी और राज्य सरकार मतलब राज्य सरकार संबंधित मामलों में राज्य सरकार को, केंद्र सरकार से संबंधित मामलों में केंद्र सरकार को। ठीक है, तो ये जो लेटर है, अब जैसे मैं बताऊं देखो सिंपल सा क्या होता है, जो प्रोटोकॉल होता है, नगर पालिका सीधा केंद्र सरकार को नहीं लिखेगी, नगर पालिका अपने जो है डिपार्टमेंट को लिखेगी, डिपार्टमेंट फिर केंद्र सरकार को लिखेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि इनसे संबंधित जो भी रास्ते हैं, उनके अगर भूमिगत उपयोगिताओं से संबंधित मामले हैं तो इनकी जो है क्या की जाएगी, परमिशन ली जाएगी उनके मार्ग के उपयोग करने के लिए। तो राज्य सरकार में निहित मार्ग जो नगर पालिका से गुजरते हैं, राज्य सरकार से जो निहित मार्ग स्टेट हाईवेज हैं जो नगर पालिका क्षेत्र से गुजरते हैं, उनके अस्थायी उपयोग की आज्ञा देने, उन पर से अतिक्रमण हटाने का अधिकार नगर पालिका रखती है। अगर इन पर कोई अतिक्रमण हो गया है तो वो नगर पालिका हटा सकती है। देखो स्टेट हाईवे के लिए इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है। और अस्थायी उपयोग, अस्थायी उपयोग किया जा रहा है, जैसे मेला लगने वाला है तो इस रोड पर जो है जो इस रोड को ब्लॉक कर दिया जाएगा या कुछ भी, मान लो इस तरह से सारी चीजें रहेंगी। या कोई मान लो कोई हटवाड़ा लगाना है तो अस्थायी रूप में जो 5 से 10 दिन का होता है अस्थायी रूप में, तो उस पर जो है अतिक्रमण हटाने का अधिकार किसका होगा, नगर पालिका का होगा। और अस्थायी उपयोग का भी अधिकार नगर पालिका कर सकती है। किंतु रख रखाव का जिम्मा राज्य सरकार का ही होता है। लेकिन इस रोड का मेंटेनेंस करने का काम किसका होगा, नगर पालिका का नहीं होगा, राज्य सरकार का ही होगा। नगर पालिका केवल इस पे
अस्थायी रूप से इसका उपयोग कर सकती है और इस पर जो क्या कर सकती है, उसमें अतिक्रमण हटा सकती है। ठीक है, अतिक्रमण समझ गए होंगे ना, अतिक्रमण जो ज्यादा हो गया है, कब्जा, अति मतलब ज्यादा, क्रमण कब्जा। ठीक है, समझ गए होंगे, अतिक्रमण तो आप लोग सब जानते हो। धारा 187, धारा 187 कहती है, यह धारा उत्सवों के दौरान मार्गों पर अस्थायी निर्माण की फीस और शर्तों से संबंधित है। उत्सव मतलब जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे कई बार जैसे पुष्कर मेला है, पुष्कर मेला आप सब जानते हो, तो पुष्कर जो मेला है वहां पर क्या होता है कि ये सड़क है, पुष्कर मेला जब होता है, जब मेला जब जो 2 से 3 दिन लगता है, तो जो सड़कें हैं है ना, जो रोड है, मुख्य सड़क है जहाँ मेला लगना है, तो वहां पर जो है थड़ी ठेले है ना और झूले, मतलब जो भी मेले में जो भी जो दुकानें लगती है उनको लगाने की क्या दे देती है, अनुमति दे देती है। कौन दे देती है, नगर पालिका। ठीक है, उसमें जो है भारी वाहन जो है बंद कर दिए जाते हैं आने जाने के लिए लोगों के लिए। ठीक है, पैदल ही जाओ और पैदल ही वो मेले का एंजॉय करो और मेला घूम के आओ, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरह से क्या हो गया, अस्थायी निर्माण हो गया। अस्थायी यहाँ पर जो है क्या लग जाते हैं, ठेले लग जाते हैं, और इनसे क्या वसूली जाती है, जो निर्धारित जो भी फीस होती है, और इनको कुछ शर्तें बता दी जाए कि कचरा नहीं फैलाओगे, आपको जो इतने दिन में पूर्व स्थिति में लाना होगा, ये सारी चीजें इनको बता दी जाती है। ठीक है, कचरा नहीं फैलाओ, इस तरह की जो भी शर्तें जो नगर पालिका मंजूर करे, तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी क्या करेगा, अनुमति पत्र देगा और अनुमति पत्र में उल्लेखित कर देगा अवधि कि कितने टाइम के लिए आपको लगानी है और अनुमति उसकी दे देगा। और ऐसी जब अनुमति होगी तो यातायात के प्रभारी पुलिस अधिकारी, जो भी ट्रैफिक पुलिस का जो प्रभारी अधिकारी है, मान लो इस रोड पर जो है रोकना है, इस रोड को रोकना है, तो इस रोड पर जो भी गाड़ियां पहले जाती थी अब वो नहीं जाएगी, अब नहीं जाएगी तो उनका डाइवर्जन होगा, कोई दूसरी जगह से जाएगी। इस कारण से क्या होगा, यातायात पुलिस का जो भी अधिकारी है, प्रभारी अधिकारी है, तो वो क्या है, क्या करेंगे, उनसे परामर्श लिया जाएगा कि हम जो है इतने दिन के लिए इस रोड को बंद कर रहे हैं, तो आप जो है इसका ऑप्शन बताइए कि किस तरह से जो है ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या किया जाएगा, पुलिस अधिकारी से परामर्श किया जाएगा। व्यक्ति जिसने मार्ग पर अस्थायी निर्माण किया है, निर्धारित अवधि के बाद यथापूर्व मतलब पहले जैसी स्थिति में स्थापित करना होगा। जो मैंने बताया कि यहाँ पर जो है पहले रोड वगैरह बनी हुई थी, तो इस पर जो है इसने किसी व्यक्ति ने निर्माण कर लिया, अस्थायी रूप से टेंट लगा लिया, तो अब उसको वापस से हटाकर और वापस से उसको पूर्व स्थिति में जैसी वो पहले थी साफ सुथरी, उसी तरीके से उसको लाना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है धारा 187 में। समझ में आ गया होगा आपको, ये कहीं पे भी हो सकता है। मेला अस्थायी निर्माण के लिए जो है फीस भी वसूल सकती है नगर पालिका, और मुख्य नगर पालिका अधिकारी क्या कर सकता है, उसके लिए परमिशन दे सकता है। आगे देखो, धारा है 188। ये धारा जो है मार्ग, नाली या परिसरों के निर्माण या मरम्मत के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों से संबंधित है। किससे संबंधित है, सावधानियों से संबंधित है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी इसके लिए क्या करेगा, उपाय सुनिश्चित करेगा कि जब भी नाली का निर्माण होता है, कोई सड़क का निर्माण होता है, कोई भवन का निर्माण होता है, तो इसके दौरान, इनके निर्माण के दौरान क्या क्या सावधानियां रखी जा सकती है कि किसी भी तरीके से अड़ोसी पड़ोसी या राहगीर जो उस रोड पर जाने वाला है उसको नुकसान नहीं हो, है ना। इसके लिए नगर पालिका अधिकारी क्या कर सकता है, कुछ उपाय बता सकता है, कुछ उपाय अपने हिसाब से विवेक के अनुसार सुनिश्चित कर सकता है, या ऐसा कोई स्थान जो कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी की राय में खतरनाक है या असुविधाकारी है, या उसकी मरम्मत या उसे बंद करवाया, मतलब उसे बंद करवा दिया जाएगा। किसको, उस काम को। मान लो मुख्य नगर पालिका अधिकारी को लगता है कि ये जो नाली के लिए गड्ढा खोदा जा रहा है, ये लोगों के लिए जो है क्या है, हानिकारक है, एक तरह से ये है जो डेंजर जोन में ये गड्ढा खोदा गया है, खतरनाक है। ठीक है, असुविधा हो रही है लोगों को, गड्ढा ऐसा खोद दिया है, मिट्टी रोड पे फेंक दी है, तो मतलब ट्रैफिक जाम हो गया है, कभी भी कोई गिर जाए, इस तरह से अगर कोई चीज हो सकती है तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी उसको बंद भी करवा सकता है, उसकी मरम्मत भी करवा सकता है। ठीक है, और उसको एक दिन डिसाइड कर देगा कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक ये संपूर्ण काम, जैसे रात का कोई टाइम हो गया कि ट्रैफिक की वहां पे आवाजाही नहीं है या लोगों की आवाजाही नहीं है, तो उस टाइम के दौरान उसको अनुमति प्रदान कर देगा कि आप ये सारा काम इस दौरान कर सकते हैं, और वापस से उसको पूर्व स्थिति में लाना होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हो सकती है इसमें होने। देखो ये सारी प्रैक्टिकल चीज है, आप थोड़ा दिमाग में इमेजिन करा करो, आपने आसपास जो भी चीजें देखी है, तो अच्छा ये वाली जो चीज हो रही है वो इस धारा के अनुसार हो रही है, तो फिर क्या चीजें दिमाग में क्लिक हो जाएगी। जैसे आप घूमने जा रहे हो कहीं, ठीक है, रोड पे जा रहे हो, आप लाइब्रेरी जा रहे हो, लाइब्रेरी जा रहे हो और आपको दिखा यार ये मकान बन रहा है, अभी क्या बन रहा है, ये मकान बन रहा है। ठीक है,
अब आपको पता चलेगा ये दुकान बन रही है, अच्छा दुकान बन रही है तो क्या इसने 182 के तहत कॉमर्शियल इसका पट्टा करवा लिया है, ठीक है। अच्छा ये दुकान बन रही है, मान लो पट्टा भी उसके पास, तो दुकान बन रही है तो क्या इसने भवन निर्माण स्वीकृति ले ली है धारा 194 के अनुसार। तो ऐसी चीजों को क्या करो, रिलेट करो, प्रैक्टिकल जीवन में सोचने की कोशिश किया करो। अब जैसे आप सड़क पे जा रहे हो तो आपको 3 ठेले दिख रहे हैं, क्या ये अतिक्रमण है, क्या ये वेंडिंग जोन है, और अतिक्रमण की ऐसा अतिक्रमण मैंने बताया था धारा 170 में, अगर ये नहीं हटाते हैं तो क्या होता है। अब क्या होता है कि नॉर्मली तो सभी जगह अतिक्रमण होते हैं, जब कार्रवाई होती है तो उन 3 ठेलों को उठा के भी ले जाते हैं, तो वो धारा 170 के अनुसार ही होते हैं कि इन पे कितना जुर्माना लगेगा, 2000 से 5000 तक का जुर्माना लग सकता है। ये सारी चीजें ऐसे रिलेट करके याद किया करो ताकि आपको सारी चीजें पसंद याद हो जाए। मैं ऐसे ही करता हूँ याद, ठीक है। और ऐसे याद करने से क्या होता है कि चीजें देखो, ये सिलेक्शन होना नहीं होना एक अलग चीज है, लेकिन ये एक ऐसी धारा है जो आपको इतना एजुकेट कर देगी कि आने वाले भविष्य में आपके जीवन में ये सारी चीजें काम में आने वाली है। तो आपको अपने लॉ, नियम, कानून सब जो है ध्यान होने चाहिए, ठीक है। जब नगर पालिका उस नाली या उस जो काम है उसको बंद कर देगी तो इसमें जो भी होने वाला खर्चा है वो अधिभोगी या स्वामी से वसूला जाएगा, ठीक है, स्वामी या अधिभोगी से वसूला जाएगा। धारा 188 सावधानियों से संबंधित है। धारा 109 देखो, छोटी छोटी धारा है ना, इंपॉर्टेंट भी है और छोटी छोटी है, तो इतनी इजी तरीके से अपन देख रहे हैं। धारा 189, धारा 189 कहती है कि लिखित अनुज्ञा, लिखित अनुमति के बिना मार्ग में न तो लकड़ी जमा की जाएगी और न ही गड्ढे खोदे जाएंगे और न ही कोई अन्य सामग्री रखी जा सकती है। अब जैसे मैंने बताया कि आप जा रहे हो, यहाँ पे मकान का निर्माण हो रहा है तो वहां पे बजरी रोड ही पड़ी हुई है, तो धारा 189 कहती है कि मार्ग में किसी तरह की ना तो लकड़ी रखी जाएगी, है ना, या फिर अन्य सामग्री रखी जाएगी। अगर वो रखते हैं तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। यदि अनुमति ले ली गई है, बिना अनुमति के नहीं होगा, अगर अनुमति ले ली गई है तो निर्धारित अवधि तक उपयोग में लिया जा सकता है, किंतु उस स्थान पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करनी होगी। रात का समय है और मान लो आपने कोई चीज रोड पर रख दी है, रात का समय, वहां पर लाइट की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि लोगों को थोड़ी पता है कि वहां पे आपने लकड़ी रख रखी है, हो सकता है कोई भी आके ठुक जाए इसमें, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाए, गड्ढा कर रखा है आपने तो गड्ढे में गिर जाए, तो इसलिए वहां पे जो है पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करनी होगी, है ना। वो किसकी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है भूखंड स्वामी की या जो भी अधिभोगी है, ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो 1000 रुपए से 2000 रुपए का उसका क्या लगाया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा दोस्तों। 1000 रुपए से 2000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर वो जुर्माने के बाद भी वो जो है ये उल्लंघन जारी रखता है तो 50 रुपए पर डे के हिसाब से भी जुर्माना लगाया जाएगा। 50 रुपए पर डे का जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है, ठीक है। धारा 190, धारा 190 कहता है फुटपाथ के अनिवार्य उपबंध से संबंधित। फुटपाथ के जो फुटपाथ होते हैं, रोड के बगल में जो फुटपाथ होते हैं, तो फुटपाथ के लिए धारा 190 कहती है कि इसकी जो न्यूनतम, कम से कम इसकी चौड़ाई 1.5 मीटर होनी चाहिए। 1.5 मीटर इन द सेंस में बताऊं आपको 4 फुट, लगभग 4 फुट होनी चाहिए। अब आप देखोगे सर 4 फुट तो होती नहीं है, लगभग 3 फुट ही होती है। तो दोस्तों क्या होता है कि जैसे ये सड़क है, सड़क के बगल में फुटपाथ बना दिया दोनों तरफ पैदल लोगों के चलने के लिए, ठीक है। तो इसके बगल में पेड़ पौधे और वगैरह भी तो डेवलप होते हैं ना, तो उसको भी एक तरह से फुटपाथ में मान लिया जाता है। तो 4 फुट इस तरह से हो जाती है वो चीजें, ठीक है। न्यूनतम चौड़ाई 4 फुट होगी, ये लिखा हुआ है 190 में, स्पष्ट लिखा हुआ है, मतलब 1.5 मीटर होगी। ये ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है, 1.5 मीटर होगी। और ये भिन्न भिन्न सार्वजनिक मार्गों पर भिन्न भिन्न हो सकती है, मतलब 4 फुट तो मतलब 1.5 मीटर तो न्यूनतम होगी। लेकिन अगर वो चौड़ा मार्ग है तो ये जरूरी नहीं है, ये है ना ज्यादा भी हो सकती है। न्यूनतम 1.5 मीटर होती है, लेकिन हो सकता है 5 मीटर कर दें किसी भी तरीके से, लेकिन किंतु 1.5 मीटर से कम नहीं होगी, ज्यादा हो सकती है, इतनी सी बात है इसमें। भवन अनुज्ञा, भवन जो अनुमति भवन निर्माण की, और वो जो समिति है भवन निर्माण अनुज्ञा समिति जो भी है, वो इसका क्या कर सकती, पुनरीक्षण कर सकती है कि क्या इन्होंने फुटपाथ ढंग से बनाया है नहीं बनाया है। तो ये सारी चीजें 190 में लिखी हुई है, धारा 190 में लिखी हुई है। धारा 191 में कहती है मार्गों के किनारे पर स्थित भवनों के संदर्भ में। मार्गों के किनारे, ये आपका सड़क है, ये इधर समकोण पे सड़क काट रही है आपकी, ठीक है। तो अब जो कॉर्नर के जो प्लॉट है ना, ये जो कॉर्नर के प्लॉट हैं आपके, ये जो कॉर्नर के प्लॉट है ना, अपन बोलते हैं कॉर्नर के प्लॉट बढ़िया होते हैं, मैं बोलता हूँ कि मेन रोड पर अगर कॉर्नर का प्लॉट है ना तो फिर कोई मतलब नहीं है। क्यों?
क्योंकि दोस्तों इसमें लिखा हुआ है मुख्य नगर पालिका जो मार्गों के किनारों पर स्थित भवनों के संदर्भ में है, नगर पालिका ऐसे भवनों की ऊंचाई घुमाव निर्धारित कर सकती है। कॉर्नर के जो भी प्लॉट है ना, उसके लिए नगर पालिका अलग से, एक तो जैसे आपकी ये पूरी भूमि है, लेकिन इसके लिए आपको घुमाव निर्धारित कर देगी। आपके लिए ये थोड़ा सा ऐसे घुमाव के रूप में होगी ये चीजें, क्योंकि सड़क, क्योंकि इधर से आने वाली व्हीकल है और इधर से आने वाले व्हीकल, उनको व्यू दिखना चाहिए। तो ये है इधर से घुमाव। आपने देखा होगा मोस्टली जो है कॉर्नर के भवन राउंड शेप में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कॉर्नर पे हैं, तो विजिबिलिटी जो है, जो आपके जो है विजिबिलिटी होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। और इधर से गाड़ी आ रही है, इधर से गाड़ी आ रही है, तो इनका कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, तो वो सारी चीजें होनी चाहिए। और इनकी ऊंचाई भी ज्यादा नहीं हो सकती, जिसे नगर पालिका निर्धारित करती है उसके हिसाब से ही होगी। यदि आवश्यक होता है तो कोने पर स्थित मकान के किसी भी भाग को नगर पालिका क्या कर सकती है? अधिग्रहित कर सकती है। अगर नगर पालिका को लगता है कि ये वाली जो जगह है, ये जो है इसको अधिग्रहित करना है क्योंकि ये जन सुविधा के हिसाब से उपयोगी है, तो उसको वो भी कर सकती है, अधिग्रहित कर सकती है। और आपके पास क्या बच गया? फिर कुछ नहीं बचा। कॉर्नर से अगर सेकंड मकान है आपका, तो फिर आपके मजे हैं, आपको पार्किंग की भी जगह मिल जाएगी, यहाँ पार्किंग की भी जगह नहीं मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि कॉर्नर के भवन जो है उसके लिए जो है निर्धारित ऊंचाई भी और निर्धारित घुमाव कौन कर सकता है? नगर पालिका कर सकती है। इसके लिए नगर पालिका मार्ग सुधार से ऐसे भवन में होने वाले लाभ के मूल्य को घटाकर भुगतान कर देगी। मतलब जब ये अधिग्रहित करेगी इस भूमि को, तो उसको जो है क्या दिया जाएगा? पैसा दिया जाएगा या फिर उसको अतिरिक्त भूमि दी जाएगी, वो नगर पालिका देख सकती है। धारा 192, धारा 192 कहती है दोस्तों कि सार्वजनिक मार्गों पर स्थित बहिर्गत भवनों को पीछे करने से संबंधित है। जो भी भवन रोड पर आ गए हैं, मतलब उन्होंने अतिक्रमण कर लिया है या फिर कुछ ऐसा, जो मैंने आपको बताया था ना धारा 183 नियमित लाइन, उनसे अगर आगे आ गए हैं तो उनको पीछे करने से संबंधित है। यदि किसी भवन का कोई भाग सार्वजनिक मार्ग की नियमित सीमा रेखा से बाहर निकला हुआ है, तो नगर पालिका इसे हटाने के लिए 15 दिन का लिखित नोटिस जारी करेगी और इस प्रकार जो मुक्त हुई भूमि है नगर पालिका की होगी। ठीक है। 192 में कहती है कि जो नियमित लाइन है, तो अगर किसी ने लाइन डिसाइड कर दी है नगर पालिका ने, उसमें जो भी बना हुआ निर्माण था उसको हटाना है, और जो ये भूमि हटाने के बाद जो मिलेगी वो नगर पालिका की होगी। पहली चीज ये लिखा हुआ है। और नोटिस कितने दिन का दिया जाएगा? 15 दिन का। 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा। यदि नगर पालिका की कार्रवाई से किसी भवन के स्वामी को हानि या नुकसान पहुंचा है, नगर पालिका ने कार्रवाई करी है और किसी भवन के स्वामी को क्या हो गया है? नुकसान या हानि हुई है, तो नगर पालिका धारा 295 के तहत क्षतिपूर्ति हर्जाना प्रदान करेगी। धारा 295 में जो भी क्षतिपूर्ति है उसके बारे में लिखा हुआ है कि किस तरह से क्षतिपूर्ति डिसाइड होगी। धारा 295 क्या कहती है? धारा 295 में या तो नगर पालिका एवं व्यक्ति के बीच क्षतिपूर्ति की राशि पर सहमति बन जाती है, अन्यथा स्थानीय निकाय के निदेशक द्वारा प्राधिकारी है उसके द्वारा निर्धारित की जाएगी। मतलब धारा 295 भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है, यदि मान लो कि कोई जो है जुर्माना है या जो क्षतिपूर्ति है वो 1 लाख रुपए डिसाइड हो गई कि आपको जो है नगर पालिका 1 लाख रुपए देगी आपका जो ये नुकसान हुआ है। ठीक है। नगर पालिका वर्सेस जो है स्वामी। ठीक है। तो मान लो अगर ये नगर पालिका बोलती है कि आपको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और आपका ये नुकसान हुआ है इसकी भरपाई की जाएगी। अभी स्वामी बोलता है कि नहीं, मैं तो नहीं मानू, 1 लाख में मुझे तो 5 लाख रुपए चाहिए। तो दोस्तों जब ये नगर पालिका ने ये डिसाइड कर दिया है ना, और ये नहीं मान रहा है, इनके बीच में क्या है? असहमति है, तो ये जो है डीएलबी, स्थानीय प्राधिकार अधिकारी, स्थानीय निकाय का जो निदेशक है, डायरेक्टर है, डीएलबी का जो डायरेक्टर है, वहां पर ये जो स्वामी है अपील कर सकता है, अपील कर सकता है। और 295 में ये चीज लिखी हुई है। और अपील करने के बाद आदेश अंतिम तो होगा इसका डीएलबी डायरेक्टर का, लेकिन अगर स्वामी को लगता है कि नहीं, इन्होंने जो है 5 लाख जो मेरे को मिलना चाहिए था वो नहीं है, वो असंतुष्ट है, वो क्या है? असंतुष्ट है, तो वो फिर स्थानीय कोर्ट में भी जा सकता है। ये धारा 295 में लिखा हुआ है। हम आगे और चर्चा करेंगे इसके बारे में, अभी यहाँ पे थोड़ा जिक्र हुआ तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है। अब देखो धारा 193, आज की लास्ट धारा है धारा 193, भवनों की सतह से संबंधित है। सार्वजनिक नाली निर्माण के बाद में निर्मित कोई भवन ऐसी सतह से नीचे की सतह पर नहीं बनाया जाएगा। मान लो ये रोड है, ठीक है, और इसके नीचे ये नाली है, इसके नीचे ये नाली है, तो आप ऐसा नहीं है कि इसके नीचे से ही आप स्टार्ट करेंगे भवन, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर आप इससे नीचे से करेंगे तो आप नाली में पानी कैसे पहुंचाएंगे? तो इसमें लिखा हुआ है कि सार्वजनिक जो भी भवन है, जो सतह, रोड की जो सतह है, जो तल है, उससे नीचे नहीं होगा, है ना, क्योंकि जल निकासी में
क्या है, समस्या आती है फिर। और जल निकासी उस समय विद्यमान सार्वजनिक नाली में न हो सके, इसके कारण जो है नीचे सतह पर नहीं बनाया जा सकता, इसलिए थोड़ा सा सतह से ऊपर बनाया जाता है, जिसे बोलते हैं अपन प्लिंथ लेवल, जिससे सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, कुर्सी कितनी ऊंची ली है। सुना होगा ना आपने, जब भी मकान बनाया तो कुर्सी कितनी ऊंची ली है, प्लिंथ लेवल बोलते हैं इसको ऑफिशियली लैंग्वेज में। प्लिंथ लेवल, अरे कैसे लिखते हैं, प्लिंथ, प्लिंथ लेवल है ना। तो जो सतह होती है उसको जो है, जो नाली है उससे ऊपर ही लिया जाएगा, ठीक है, नीचे नहीं लिया जाएगा किसी भी कीमत पे। ठीक है दोस्तों, तो ये है धारा 193 में, इतनी सी बात है। तो कभी मकान बनाओ तो ये चीजों का ध्यान में रखना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट धारा है वो है दोस्तों धारा 194। धारा 194 समझ में आ गया ना आपको। तो धारा 194 जो है आपके सार्वजनिक जीवन में, जब भी आप मकान बनाओगे, ठीक है, या फिर आपका कोई पड़ोसी बना रहा है और आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो फिर आप 194 के तहत जो है क्या कर सकते हैं, इसकी जानकारी रख सकते हैं। और 194 के तहत आप जो है शिकायत भी कर सकते हैं, और शिकायत जो आप अगर मकान बना रहे हैं तो परमिशन भी ले सकते हैं। तो धारा 194 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे एग्जाम में आए नहीं आए, लेकिन हमारे व्यवहारिक जीवन में काफी काम में ये आएगी। ठीक है दोस्तों, और इस 194 को हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। कल की क्लास जो है लास्ट होने वाली है, और ये जो लास्ट क्लास होगी, ठीक है, और ये हमारा अध्याय समाप्त हो जाएगा। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैं 199 तक की सारी मैराथन करा दूं आपको। उससे क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि हम जो धारा 200 से लेकर और आगे वाली जो भी धाराएं हैं 297 तक, ये बहुत लंबी लंबी है और लंबी क्लास इस पे होने वाली है। तो अभी तक का हमें याद होना चाहिए, तभी हम आगे जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम मैराथन लगा देते हैं आपके लिए, और मैराथन के बाद में आपको जो है धारा 200 से 297 तक पढ़ेंगे, और 297 के बाद जो है हमारा लगभग 90% कोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हम जो है 3 नियम देखेंगे, योजनाएं देखेंगे, और उसके बाद फिर हम वापस से जो है रिवीजन करेंगे क्रेश कोर्स, और सारी जो है धाराएं क्लास में ही याद आपको कराएंगे। ठीक है, तो बने रहिए चैनल पर बने रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आ रही है आपको, क्लास से अगर अच्छी लग रही है, तो दोस्तों लाइक तो जरूर कर दीजिए। 500 लोग देखते हो ना आप, तो लाइक तो करते ही नहीं हो आप लोग, तो लाइक कर दीजिए, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राम।